अच्छा जी। सब आ गए। अच्छा जी, तो ब्रेक से पहले मैं यही बात कर रहा था कि अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, फिर मैं आपसे भी एक दो एग्जाम्पल पे बात करूंगा। और आपके दिमाग में भी कोई एग्जाम्पल होगी जो हमने डिस्कस नहीं की यहाँ पर, तो उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, आवाज आ रही है ना सबको? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द मशीन लर्निंग इज ऑटोमेटेड फ्रेंड टैगिंग सजेशन। अब देखें ना, हम जिस दौर में जी रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमें पहले से पता है बात, ठीक है ना, हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये बात नहीं पता कि जो टैगिंग होती है, फेस डिटेक्शन जो होती है, फेस की जो टैगिंग होती है फेसबुक पे, वो कैसे हो रही होती है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इनके ये भी हो रहा होता है, तो काफ़ी अर्से से हो रहा है कि अगर कोई आपकी पिक्चर लगाए फेसबुक पे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि यू माइट बी इन दैट पिक्चर, आप उसमें अपने आप को टैग करना चाहते हैं या व्हाट्सएवर ऐसा ही है। बस इसमें भी यही है कि जितना ज़्यादा आपकी पिक्चर्स का डेटा मौजूद होगा, जितना ज़्यादा आपकी पिक्चर्स का डेटा इंटरनेट में मौजूद होगा, फेसबुक पे मौजूद होगा, उतना ज़्यादा टैगिंग बहुत ज़्यादा उसके लिए आसान हो जाती है। समटाइम्स होता है कि किसी पिक्चर में गलत टैग हो जाता है, लेकिन अब जो है इसके चांसेस ना बहुत कम हो गए। क्यों? क्योंकि आपका डेटा जो है, अभी तो ये चल भी रही है ना डिबेट काफ़ी अरसे से, फेस व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की, और ये डेटा तो ऑलरेडी मौजूद है ना उनके पास, तो वो उसको यूज़ तो कर ही सकते हैं। 4-5 साल पहले से, 6 साल पहले से टैगिंग हो रही है फेसबुक पे। और शुरू में डेटा जो है वो, मतलब शुरू में पिक्चर गलत भी टैग हो जाती थी, लेकिन अब जिन लोगों की पिक्चर्स इंटरनेट में मौजूद है, तो उनकी जो पिक्चर्स को टैग करने में बहुत एक्यूरेसी आती है। तो ये बेसिकली एक इसका डीप लर्निंग प्रोजेक्ट है, डीप फेस, उसको यूज करते हैं ये सारा ना, पूरा इनका अपना एक इनसाइड प्रोजेक्ट है डीप फेस। फेसबुक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट डीप फेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकग्निशन ऑफ फेसेस एंड आइडेंटिफाइंग विच पर्सन इन द पिक्चर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव टैग्स टू इमेजेस ऑलरेडी अपलोडेड ऑन फेसबुक। ठीक है, तो वो ऑल्टरनेटिव टैग्स भी प्रोवाइड करता है जो पिक्चर्स ऑलरेडी फेसबुक पे मौजूद होती हैं। ये चक्कर है सारा, तो ये कहलाता है डीप फेस। फिर अगर हम फर्दर और बात करें, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सोशल मीडिया फेसबुक, मतलब इसकी एप्लीकेशन में, इस तरह की ऑटोमेटिक फ्रेंड टैगिंग में, कि कोई इसमें कोई कंफ्यूजन हो कि भाई ऐसे कैसे काम कर रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में ना डेफिनेशन होनी चाहिए मशीन लर्निंग की। हम यहाँ बैठ के बना नहीं रहे, इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें अगर डेफिनेशन हमारे दिमाग में मौजूद है, जो मैंने शुरू में बताई है, कि एक्सपीरियंस बढ़े, टास्क वही रहे, परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी चाहिए, तो लर्निंग एल्गोरिथम लर्न कर रहा है अपने आप को, ठीक है ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, कम्यूटिंग की जो ऊपर है, करीब है, ये भी कैसे काम कर रही है, ठीक है ना। आपको आपके हिस्ट्री और पैटर्न्स देखते हुए राइड भी सजेस्ट करते हैं। यहाँ पता नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका वगैरह में आपको राइड भी सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप, इफ यू हैव यूज ऑन एन ऐप टू बुक अ कैब, यू आर ऑलरेडी यूजिंग मशीन लर्निंग टू एन एक्सटेंट। इट प्रोवाइड्स अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन व्हिच इज यूनिक टू यू। आपके हिसाब से पर्सनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मशीन लर्निंग। पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके हिसाब से चीजों को चेंज कर रहा है, आपके हिसाब से चीजों को चेंज कर रहा है। जैसे अभी मैंने स्पैम की बात की थी ना, तो आपके हिसाब से जो ईमेल स्पैम में जाती हैं उनको भी स्पैम में डाल रहे हैं, और आपके हिसाब से जो नहीं जानी चाहिए वो नहीं जा रही। तो पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यूजर टू यूजर वही चीज अलग अलग चीजें दिखा रहा हो, वही एल्गोरिथम अलग अलग चीजें सजेस्ट कर रहा हो। जैसे अगर मैं दराज पे जाऊं, तो मुझे वो टी शर्ट दिखा रहा हो, कोई फीमेल अगर जाए तो उनको वो ब्यूटी का सामान, कॉस्मेटिक्स का सामान दिखा रहा हो, कोई स्पोर्ट्स वाला बंदा जा रहा हो जिसका पास एक्सपीरियंस हो, जिसने क्रिकेट विकेट की चीजें खरीदी हो स्पोर्ट्स की, तो उसको स्पोर्ट्स का सामान दिखा रहा हो, किसको ग्लासेस दिखा रहा हो, तो बंदा तो बंदा वैरी कर रहा है। तो ये पर्सनलाइजेशन कहलाता है कि आपके हिसाब से आपको चीजें शो हो रही है। और ये, इस पर तो मैं डिबेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो आपके सामने ही है ना कि आप किसी चीज की बात करते हैं और वो आपके पास फेसबुक पे या किसी और जगह पे वो ऐड आपको दिख रहा होता है। ऐसा ही है। तो ऊपर में भी यही हो रहा है। फिर अगर हम बात करें एआई, हम लोग काफी सारे लोग पढ़ के आए,
हमें पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकल रहा है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की वजह, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से निकल रहा है। फिर जो ऊपर की अगर हम बात करें, इट्स यूज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ द हिस्टोरिक डेटा टू मेक अ मोर एक्यूरेट। ईटीए क्या होता है? ईटीए गूगल नहीं कीजिएगा। हाँ, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, ठीक है। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है वो भी कैलकुलेट करके बता सकता है। और देखें, दे सो आर 26% एक्यूरेसी इन डिलीवरी एंड पिकअप। बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है। मैं अभी बता रहा था आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम, और ये होता है, ये होता है। इसमें हम लोग वो लोग हैं जिन जो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर चुके हैं। So we are just discussing those applications. Suppose you check an item on Amazon, but you do not buy it then and there. But the next day you are watching videos on YouTube, and suddenly you see an ad for the same item. You switch to Facebook, there also you see the same item, same ad. So how does this happen? बस बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि आपका जो कि आपने उसको परमिशन दी हुई है आपके हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड को रखने की आज, तो बस वो उसके हिसाब से काम कर रहा है। मैं पिछली मेरी मेरी फेसबुक की एक पोस्ट थी अभी कुछ अर्से पहले, उसमें मैंने लिखा था कि इफ यू आर द प्रोडक्ट आर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। बिल्कुल सर्च इंजन के हिसाब से, इफ प्रोडक्ट्स आर फ्री देन बेसिकली यू आर द प्रोडक्ट। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, और अगर आपको अपनी प्राइवेसी चाहिए तो आप उस एप्लीकेशन को या उस प्रोडक्ट को यूज ना करें। हम 10-12 साल पहले सोचते थे यार ये क्या चल रहा है, कैसे कमाएंगे। आप इनकी बिजनेस प्लानिंग देख रहे हैं कितनी लंबी थी। मतलब अब आपने वो मीम भी देखी होगी यूट्यूब पे कि पहले जमाने में आता था इसकी बैट, अब आता था 3 सेकंड का देखें, अब आता है 10 सेकंड का देखें। एक वक्त आएगा आज आप ऐड देख लें, कल आप पिक्चर मूवी देख लीजिएगा। तो प्लानिंग, लोगों को अपना अपनी चीजों का इतना आदी बना लें आप कि वो आपके बगैर गुजारा ही ना कर सकें। अगर यही चीज यहाँ से 10 साल पहले इम्प्लीमेंट करते तो आप और मैं यूज नहीं करते, आप और मैं यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब जो है हम बहुत सारी चीज़ों को एग्री कर लेते हैं, इवन कि हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारी बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो हैं उन्होंने भी प्राइवेसी जो अपडेट आई थी उसको पढ़े बगैर एक्सेप्ट कर लिया था। एक मिनट में आपकी बात का जवाब देता हूँ, ये पढ़ लें जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आपने बात बात की होगी, आपकी लोकेशन चली गई होगी। देखिए इसके रीजंस तो बहुत सारे हैं फरार, मैं आपको जवाब दूं इसका तो आप उस पर एग्री करते हैं या नहीं करते, कोई आके कंफर्म तो नहीं करेगा बात, लेकिन हम इस पर बात नहीं कर सकते हैं कि रीजंस क्या है। कि आपको पता है ना कि आपको हर मंथ गूगल से एक ईमेल आती है आपके हिस्ट्री के, आपने कहाँ कहाँ विजिट किया है, ऐसा ही है ना? देखते हैं ना आप लोग वो ईमेल, सबको आती होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे लोग तो उन हिस्ट्री के हिसाब से भी काम हो सकता है। अब जैसे मैं काफी महीनों से सालों से मलिर नहीं गया, तो मैं अभी जब देखता हूँ हर महीने की अपडेट तो वाकई में वहाँ मलिर नहीं आ रहा होता। बिल्कुल कोरंगी जाते थे हम लोग, मैं मेरा घर जहाँ है, या मेरे और इन लॉज वगैरह या मेरे रिश्तेदार जहाँ रहते हैं, तो वो सब चीज़ आ रही होती हैं कि भाई इतनी दफ़ा यहाँ गए इन प्लेसेस पे गए। इवन कि अब तो वापस आओ तो फौरन ईमेल आई हुई होती है यार। काफी अर्से बाद मैं पीएफ किट सिटी कैंपस गया था, घर पहुंचा हूँ, वो कह रहा है कि हाउ वाज द प्लेस सिटी कैंपस, पीएफ किट पीपल रेटेड 4.3। भी पता नहीं मैं कहाँ गया था, इकरा यूनिवर्सिटी गया था नॉर्थ कैंपस, वहाँ की ईमेल आई हुई। अभी उस दिन मैं लकी बन गया, वहाँ की ईमेल आई हुई है। अब तो ऐसा हो गया, अब तो ऐसा हो गया, ठीक है। और बात वही आ जाती है सारी कि आप मना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Well, this happened because Google tracks your search history and recommends that based on your search history. This is one of the coolest application of machine learning. अब देखें आपके लिए नहीं है ये coolest, लेकिन जिन्होंने बनाया उनके लिए है। देखें क्या कह रहे हैं, इनफैक्ट 35% ऑफ द अमेजन रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय द प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। आपने ये खरीदा है, चूंकि आपने ये खरीदा है तो जो लोग इस चीज को खरीदते हैं वो इस चीज को भी देखते हैं। जो लोग टी शर्ट लेते हैं वो टाई नहीं लेते,
मतलब रिकमेंडेशन इस तरह की हो रही है कि वो आपको उसी तरह की सर्च दे रहा है, 1 से 2, 2 से 3। इवन के फूड पांडा भी ये कर रहा है कि आपने कोई खाने की चीज ऑर्डर की, आपने एक चीज आइटम सिलेक्ट किया, वो कहता है कि पॉपुलर विद योर आइटम, नहीं भी हो लेकिन मार्केटिंग का तरीका है। तो सोचें अगर एग्जैक्टली वही चीज आ रही हो जो आपकी हिस्ट्री के हिसाब से हो, तो आप, और ये पता अभी से नहीं आ रहा, ये 5, 6, 7 साल पुरानी बात है ये जब से बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने तो हमेशा क्लास में एक एग्जाम्पल बताई है जो मैंने फेस भी की थी, कि मैंने एक दफा ग्लासेस देखे थे दराज पे। वो ग्लासेस वो थे, ऐसी एड शो हो रहा था मुझे, तो मैंने म्यूजिकल सन ग्लासेस थे वो, उसमें ब्लूटूथ थी और हैंड फ्री था। मैंने वो उसका ऐड देख लिया, मैंने कहा क्या होता है देखते हैं यार, थोड़ा सर्च करते हैं। 6, 7 साल पुरानी बात है। बस उसके बाद तो भाई सुबह शाम दिन रात, जब तक मैंने वो ग्लासेस खरीद नहीं लिया, मुझे वो ऐड शो होता रहता। तो कहीं पर भी यूट्यूब खोलो तो ऐड शो हो रहा है, फेसबुक खोलो तो ऐड शो हो रहा है, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ो तो साइड में ऐड शो हो रहा है, जंग पढ़ो तो साइड में ESPN क्लिक इन्फो खोलो तो वहां शो हो रहा है। जहां पर भी मैं देखूं वो मुझे ग्लासेस नजर आ रहे होते, तो फिर मैंने वो ले लिया। फिर उसके बाद मुझे वो ग्लासेस नजर नहीं आए। और मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, ये लिए इसलिए नहीं थे, बस मैंने ले लिए थे। हाँ, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, आपको पता है कि स्पीच रिकग्निशन हो गई, ये सिरी हो गया, या कॉर्टाना हो गया, या गूगल ट्रांसलेट, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सारे क्या है, स्पीच रिकग्निशन, सब कुछ मशीन लर्निंग से हो रहा है। ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, जितने भी लैंग्वेज के मामलात होते हैं, जितने भी लैंग्वेज के मामलात होते हैं, जो भी आप किसी लैंग्वेज पे काम करेंगे, चाहे वो स्पीच हो चाहे वो टेक्स्ट हो, तो वो NLP के अंदर आ जाता है। अब यहाँ ना एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है आप लोगों को, तो थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिएगा। देखें, मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग आपको बताएगा डिसीजन लेना। मशीन लर्निंग आपको बताएगा, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो मशीन लर्निंग बताएगा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में कि कौन सी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो मशीन लर्निंग हमें बताएगा कि कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट है, कितने पैसे होने चाहिए, कितने एस्टिमेटेड टाइम होना चाहिए। यहाँ पर मशीन लर्निंग ये बताएगा आपको कि ये फेस है या नहीं है, ये उस्मान खान का फेस है या नहीं है। यहाँ मशीन लर्निंग क्या बताएगा आपको कि इस रोड से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्लियर होगी बात। मशीन लर्निंग का काम क्या है, यस या नो, या प्रेडिक्ट करना, या प्राइस प्रेडिक्ट करना कि भाई ये गाड़ी में लेना चाह रहा हूँ, तो बताइए इसका एस्टिमेटेड प्राइस क्या है। पुरानी गाड़ी लेना चाह रहा हूँ या किसी एरिया में पुराना घर लेना चाह रहा हूँ, तो एस्टिमेटेड प्राइस बता दो। तो मैं एक मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को चीजें इनपुट दूंगा। एक घर खरीदते हुए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक घर खरीदते हुए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। नहीं, प्राइस तो नहीं होते ना बेटा, प्राइस तो बात की बात है। घर के प्राइस किन चीजों पर डिपेंड करते हैं। लोकेशन हो गई, एरिया इन स्क्वायर फीट हो गया। देखिए, लोकेशन चले हम समझ लेते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, वो एरिया ऐसा है कि सारे ना लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो हमारी ये इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि साइज क्या है, कॉर्नर का है या नहीं है, कितने स्टोरी बना हुआ है, कितने साल पुराना है, कितने रूम्स हैं, ये सारी चीजें होती है ना। मतलब बिल्कुल आपकी बातें सारी हैं, ठीक है? ये पैरामीटर्स हैं, 5, 6 पैरामीटर्स ले लेते हैं। अब मैं एक ऐसा मॉडल ट्रेन करूंगा कि जिसके पास उस एरिया के 100, 200 घरों का डेटा होगा। यही तमाम सवाल जो आप मुझे बता रहे हैं कि सर स्क्वायर फीट कितना है, सर रेनोवेशन कितनी है, कितने साल पुराना है, और भी बताया किसी ने कि सर कितने स्टोरी है, कॉर्नर का है या नहीं है, और मतलब और भी जो चीजें आपने बताई हैं वो सब हो गया। मतलब 4, 5 चीजें जो आपने बताई, ये मैंने तमाम लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिया और एक मॉडल ट्रेन कर दिया कि भाई इतने प्राइस, इतना साइज हो, ये चीज हो, ये चीज हो, ये चीज हो, तो प्राइस इतने बताए थे। इतना साइज हो, ये चीज हो, ये चीज हो, ये चीज हो, तो प्राइस इतने बताए थे। उस वाले ने इतने बताए थे, उस वाले ने इतने बताए थे। तो ये तमाम चीजें ना मैंने प्रेडिक्ट कर दी, मतलब अपना मॉडल बना लिया। अब मैं उस एरिया में घर लेना चाह रहा हूँ, मैं स्टेट एजेंट हूँ। एक बंदा मेरे पास आता है, मैं एक स्टेट एजेंट हूँ, मेरे पास बंदा आके बोलता है कि उस्मान भाई मुझे उस एरिया में घर लेना है। मैं उससे पूछता हूँ मुझे साइज बताओ। वो कहता है भाई मुझे 500 स्क्वायर यार्ड्स का चाहिए, मुझे स्टोरीज बताओ, मुझे बताओ कितना पुराना होना चाहिए, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ। वो सारी चीजें बताता है। मैं स्टेट एजेंट हूँ, मैं बोलता हूँ यार कम से कम तुम्हें इतने लाख का मिलेगा, इतने करोड़ का मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सारा डेटा मौजूद है, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा मौजूद है। तो इसी तरीके से मैंने तमाम चीजें मशीन को सिखा दी। अब मशीन पूछेगी 5 चीजें, ये 5 चीजें मुझे बता दो। जैसे आप उसे बताओगे वो एस्टिमेटेड प्राइस आपको मशीन बता देगी। तो मशीन लर्निंग का काम क्या है? आउटपुट देना। मशीन लर्निंग का क्या है? आउटपुट देना। मशीन लर्निंग ये कहती है कि मुझे इनपुट दो और पास्ट एक्सपीरियंस, तो मैं आपको आउटपुट दे दूंगा। ये बात समझ में आ गई? अब इनपुट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अगर मैं इस वाली एप्लीकेशन में बात करूं, जरा मेरा साथ दीजिएगा, इस एप्लीकेशन में इनपुट क्या है?
इस एप्लीकेशन में इनपुट क्या है? इमेजेस। बिल्कुल समझ गया आप मेरी बात। इस एप्लीकेशन में इनपुट क्या है? इमेजेस। अब इमेजेस कौन समझाएगा? कंप्यूटर को इमेजेस कौन समझाएगा? नहीं, मशीन लर्निंग कहती है मुझे बस इनपुट दो, इनपुट। इमेजेस, 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 इमेजेस का काम करना है। कौन सी फील्ड है? नहीं बेटा, इमेजेस का काम करना है कौन सी फील्ड है? फील्ड, फील्ड, इमेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग। बात समझिए, इमेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग फील्ड है वो तो। सीवी तो वो है ना, वो तो आप टूल बता रहे हैं। इमेज प्रोसेसिंग, मेरा पॉइंट समझ में आ गया? मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है, मेरा टास्क क्या है? खाना बनाना। मुझे इनपुट चाहिए बिरयानी, ये वो। ये मेरा काम नहीं है, मुझे ला के दोगे तो मैं बिरयानी बना दूंगा। मेरी बात समझ गए? मैं मशीन लर्निंग हूँ, मेरा काम है अच्छी बिरयानी बनाना। तो मुझे तुम ये सामान ला के दोगे तो मैं बिरयानी बनाऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब वो सामान कौन ला के देगा? सर्वेंट ला के देगा मेरा। इसी तरीके से अगर मैं मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम हूं और मैं फेस पे काम कर रहा हूं, तो मुझे इमेजेस चाहिए। इमेजेस का डेटा कौन ला के देगा? मुझे इमेज प्रोसेसिंग के जरिए मुझे मिलेगा। अब वो छोटी इमेजेस चाहिए, बड़ी इमेजेस चाहिए, किस साइज की चाहिए, किस कलर की चाहिए, किस एंगल से चाहिए, ये तमाम चीजें कौन सी फील्ड से कनेक्ट हो गई? मशीन लर्निंग से। पहले कौन हो गया? इमेज प्रोसेसिंग। इज इट क्लियर नाउ? तो मशीन लर्निंग इनपुट कौन देगा? इमेज प्रोसेसिंग उसको बना के देगी। अब वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। ये जैसे मैंने भी ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? पास डेटा, यहाँ एनएलपी की बात हो गई, पुराने डेटा की बात हो गई कि लोगों के रिव्यूज के बिहाफ पे भी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन होती है, तो रिव्यूज की बात हो गई। जहां पर भी टैक्स की बात हो गई, वहां पर क्या आ गई हमारे पास? एनएलपी। कौन सी फील्ड आ गई? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मशीन लर्निंग अभी भी तैयार है कि भाई मैं तो आंसर देने के लिए बैठा हुआ हूं, लेकिन मुझे इनपुट तो दो। तो इनपुट यहाँ पर कौन बना के देगा उसको? यहाँ पर इनपुट उसको बना के देगा कौन? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्लियर हो गई बात? आप आपको मैं एक डॉक्यूमेंट दूं और बोलूंगा ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ के बताना ये कौन सी फील्ड का है। आप पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं ना? आप बोलेंगे सर ये तो पॉलिटिक्स का डॉक्यूमेंट लग रहा है, सर ये तो स्पोर्ट्स का लग रहा है, सर ये तो इंटरटेनमेंट का लग रहा है, सर ये तो मूवीज वगैरह का लग रहा है, सर ये तो साइंस का लग रहा है, सर ये तो कंप्यूटर का लग रहा है, सर ये तो इस्लामिक लग रहा है, सर ये तो ये लग रहा है। आप बता सकते हैं ना इन सवालों का जवाब? हाँ, सेंटिमेंट की बात मैं बाद में करूंगा नहीं, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं ना कोई डॉक्यूमेंट पढ़ के कि सर ये किस कैटेगरी में लाया करता है? आप बता सकते हैं ना थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट पढ़ के पूरा? सब बता सकते हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना आता है, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। तो अब मशीन लर्निंग बैठी हुई है, तैयार बैठा है कि मशीन लर्निंग का टॉपिक जो है वो कहता है भाई मैं डॉक्यूमेंट पढ़ के बता सकता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी से लाया करता है, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट को उस फॉर्म में लाओ जिस फॉर्म में मैं समझ सकूं। तो वो आ गया एनएलपी। बोलेगा भाई मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये आपको क्या चाहिए। वो बोलेगा भाई मुझे ना फालतू चीजें नहीं चाहिए, मुझे कीवर्ड्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कीवर्ड्स। मुझे ये नहीं चाहिए कि आई एम हैप्पी, मुझे हैप्पी चाहिए सिर्फ। एक मूवी है, मूवी, उस मूवी का रिव्यू बताना है आपने, पॉजिटिव है या नेगेटिव। सही है? अब लोगों ने रिव्यूज दिए, मैं सेंटिमेंट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। लोगों ने रिव्यू दिए में, अब लोगों ने रिव्यू दिए में, लोग बोल रहे हैं कि भाई द मूवी इज ऑसम, द स्क्रिप्ट इज एक्सीलेंट, द ऑल द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस आर वंडरफुल, बट ओवरऑल मूवी इज फ्लॉप। अब तो बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये नेगेटिव हो गया रिव्यू। तो यहाँ पर अब उसके लिए ना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि द द इज एम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? वो जो कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या है? एक्सीलेंट, ऑसम, फ्लॉप, ये कीवर्ड्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बात वहीं आ जाती है बेटा कि मशीन लर्निंग को ना डेटा में से फीचर्स चाहिए। क्या चाहिए? फीचर्स। मशीन लर्निंग को फीचर्स चाहिए। अगर एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम मेरी पिक्चर देख के पहचानता है कि मैं उस्मान खान हूं, तो वो मेरी पिक्चर में ये नहीं देखता कि मेरे बाल कितने हैं सर पे। वो देखता है आईज, वो देखता है शेप, वो देखता है फीचर्स। अगर मैं एक गाड़ी देख के पहचान लेता हूँ कि ये गाड़ी है, बाइक नहीं है, तो मैं वो देखता हूँ जो चीजें यूनिक है दोनों में, वो कहलाते हैं फीचर्स। क्या कहलाते हैं? फीचर्स कहलाते हैं। तो अगेन अगेन इन अ नटशेल मैं कंक्लूजन अगर दूं तो बताने का मकसद बेटा ये है कि आप जब मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगाते हैं तो उसको इनपुट चाहिए, तो इनपुट में फीचर्स चाहिए होते हैं, फीचर जो कि एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट कर सकें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं बाहर निकला, मैंने कोने पे देखा 5 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे प्रेडिक्शन किस चीज की करनी है? बारिश की।
तो बताएं क्या वो 5 लोग के खड़े होने से बारिश का कोई ताल्लुक है? हालांकि मेरे डेटा में वो मौजूद है, मुझे दिख रहा है बाहर खड़ा हूँ 5 लोग खड़े हुए हैं, मैं उनको निकाल दूंगा, वो मेरे फीचर्स नहीं है। अभी मैंने आपसे क्या बोला था, मुझे प्रेडिक्शन करनी है कि इस स्टूडेंट का ग्रेड क्या आएगा, तो क्या उस स्टूडेंट के क्लासेस लगे होने या ना लगे होने से प्रिडिक्ट करता हूँ? मैं नहीं करता ना। तो मुझे चाहिए होते हैं फीचर्स। तो मशीन लर्निंग कहती है मुझे इनपुट दो, उसकी दूसरी फील्ड हेल्प कर रही होती है, उसकी दूसरी फील्ड हेल्प कर रही होती है कि बताइए कि भाई ये चीज होगी या नहीं होगी। तो मशीन लर्निंग कहती है यार मुझे डेटा उस फॉर्म में तो जिस फॉर्म में मैं एक्सेप्ट कर सकूं, तो सब हो जाता है, सब हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये देखें, नेटफ्लिक्स with over 100 million subscriber, there is no doubt that Netflix is the daddy of the online streaming world. इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। Netflix speedy rise has all movie industrialists taken back, forcing them to ask how on earth could a single website take on Hollywood. पूरा हॉलीवुड को उसने लिया हुआ है, हमें नहीं पता लेकिन लिया हुआ है, ठीक है। मतलब हम तो सेक्रेट गेम से बाहर ही नहीं निकले, हम तो इस तरह की मूवी से बाहर ही नहीं निकले, लेकिन लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं देखते, बिल्कुल देखते होंगे। तो बताने का मकसद क्या है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सैफ अली खान जो है वो बॉलीवुड को छोड़ के वहां मूवीज बना रहा है, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि रेस 3 में उसको लिया या नहीं लिया। समझ रहे हैं? उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसको रेस 3 में लिया या नहीं लिया। तो नेटफ्लिक्स एल्गोरिथम जो है वो कैसे काम कर रहा होता है, थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं आपको। मैं बोल ही नहीं रहा था बेटा अभी। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज, ठीक है। The Netflix algorithm constantly gathers massive data amount of data about user net activities like when you pause, rewind और fast forward। ये तमाम चीजें वो कलेक्ट कर रहा है, हर वो चीज जिससे उसको अपना एक्सपीरियंस बेहतर करने को मिल रहा है, अपने रिजल्ट को वो बेहतर कर सकता है, वो हर चीज कलेक्ट कर रहा है। रेटिंग्स हो गई, ये तमाम चीजें हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। And a lot more, they collect this data for each subscriber and they have and use the recommendation system and a lot of machine learning application. That's why they have such a huge customer retention rate. मतलब क्या है कि आप वापस आते हैं उसके पास। कौन सी एग्जाम्पल? फ्रॉड डिटेक्शन। अब हमारा तो वास्ता ही नहीं पड़ता, हमारे पास तो मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी तो पाकिस्तान में आपके इतने पैसे निकले हैं, ये है वो है। इस तरह की बात नहीं हो रही। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन जो होती है उसकी बात हो रही है कि एक्सपर्ट्स predict online credit card fraud to soar a whopping of $32 billion in 2020। अब देखें, कोका कोला और जेपी मॉर्गन के प्रॉफिट से ज्यादा है ये साल का, इतना फ्रॉड बचाया इन लोगों ने। और बहुत नेसेसरी एप्लीकेशन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि शायद हमारी यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने ये डेटा नेट पे से उठाया हुआ है। फ्रॉड डिटेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैज इंक्रीज ड्यू टू द पेमेंट चैनल क्रेडिट कार्ड। मतलब आप ऑनलाइन बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो फ्रॉड डिटेक्शन के अगेन समटाइम द अमाउंट ऑफ द क्रिमिनल है। मतलब आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन को यूज करते थे। देखें, whenever a customer carries out a transition, the machine learning model thoroughly accesses their profile, searching for suspicious pattern in machine learning problems like fraud detection are usually framed and classification। बहुत सारी अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे इस तरह के कितने और लोग ये काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा, काम कर रहे होंगे। अच्छा, मैं वापस चलता हूँ और मैं आपको थोड़ी सी चीज़ों का आइडिया दे रहा हूँ दोबारा से। आ, ये ये बार बार आ रही है डायग्राम। देखें, मशीन लर्निंग ना किसी जमाने में पॉसिबल नहीं थी, उसका रीजन ये डायग्राम है। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है?
अच्छा मुझे ना 5 मिनट के लिए बिल्कुल इसका जवाब यही है जो आप लोगों ने दिया है कि 1980s में 70s में जब इस पे काम होता था तो प्रॉब्लम ये होती थी कि हम बात कर रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस की, और पास्ट एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग अच्छी होगी। पास्ट एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग क्या होगी, अच्छी होगी। अब आप बात कर रहे हैं कि सर मेरे पास तो पास्ट एक्सपीरियंस इतना है लेकिन आपके मॉडल ट्रेन नहीं हो पाते थे। एक जगह मैंने और देखा था कि हाँ बिल्कुल न्यूरल नेटवर्क इतना इफेक्टेड नहीं होता था। मैंने ये बात शायद पहले भी किसी की क्लास में की थी कि एक जगह लिखा हुआ था 1980s में कि न्यूरल नेटवर्क ये कह रहे हैं कि अपना वक्त आएगा, और आ गया वक्त। ठीक है, तो ये डीप लर्निंग हुआ, न्यूरल नेटवर्क हुआ, ये 10-12 साल से क्यों इतने ज़्यादा इफेक्टिव हो गए? क्योंकि ये न्यूरॉन्स पे काम कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे इस कोर्स में, हम न्यूरल नेटवर्क भी पढ़ेंगे। तो ये न्यूरॉन्स पे काम कर रहे हैं, और न्यूरॉन्स क्या इंसानी दिमाग की कॉपी है। मतलब न्यूरल नेटवर्क क्या है, न्यूरॉन्स पे कॉपी किया हुआ, मिमिक किया हुआ हमारे दिमाग को। तो हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद हैं। जब भी हम इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी चीज को रिकग्नाइज करना, पहचानना, डिसीजन लेना। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो प्रॉब्लम ये आ गई। ठीक है, तो मैं वापस चलता हूँ। मैं आपको दोबारा से एक दो कैटेगरीज बताने की कोशिश करता हूँ मशीन लर्निंग की। तो उससे पहले जो है ना, आपने कुछ चीजें हैं उनको समझना है कि जाहिर सी बात है कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखें, सुपरवाइज लर्निंग, मशीन लर्निंग की ना 3 कैटेगरीज है। हम 2 बात करेंगे, तीसरी कैटेगरी क्या होती है वो खुद ही समझ में आ जाएगी जब दूसरी बात कर लेंगे। पहली कैटेगरी कहलाती है सुपरवाइज लर्निंग। कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एल्गोरिथम्स की बात नहीं कर रहा, कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो अगेन सुकून से पहले समझेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है, फिर जो हमारा सवाल होगा उसका हम जवाब भी देंगे बिल्कुल, और डिस्कशन भी करेंगे, और फिर हम आपको आखिर में ये बताएंगे कि इसके कौन कौन से एल्गोरिथम हमें होते हैं और हमने पढ़ने कौन कौन से। एक ना पूरा एक
फ्लो होता है। जैसे आप ये डायग्राम याद रखिएगा, ये जो मैंने डायग्राम आपको दिखाई थी ये वाली, क्या आप ट्रेनिंग करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उस मॉडल पे इनपुट देते हैं तो आपके पास आउटपुट आ जाता है। तो आप इस डायग्राम को गौर से देखिए और फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। दिस वन, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सुपरवाइज लर्निंग, आप कुछ भी हेडिंग डालें, आप सिर्फ सुन रहे हैं मेरी बात, आप कुछ भी नहीं लिखे अपने पास। अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ, हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा जब हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बेटा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग, मशीन लर्निंग की बेसिक कैटेगरी, पहली कैटेगरी है सुपरवाइज लर्निंग। व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग डायग्राम से समझाते हैं फिर बात करते हैं। देखें, एक मशीन लर्निंग का मॉडल है, आपने उसे ट्रेन करना है। जी, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। आपने एक मॉडल को ट्रेन करना है, ट्रेन। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर आपकी ये बात समझ में आ गई तो बाकी कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर आपने ये बात सुकून से नहीं सुनी तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखें, मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस मौजूद है और पास्ट एक्सपीरियंस विद आउटपुट मौजूद है। क्या मतलब हुआ इसका? दोबारा से रिपीट करता हूं, मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस मौजूद है एंड पास्ट एक्सपीरियंस विद आउटपुट मौजूद है। मतलब क्या है कि मेरे पास, सबसे आसान एग्जांपल ले लेता हूं, कराची शहर का पिछले 3 साल का डेटा मौजूद है, बारिश का। मतलब जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक 2018, 2019, 2020 का डेटा मौजूद है। और उस डेटा में मेरे पास 5 इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद है। मतलब जनवरी 1 को मैं उठाता हूं, जनवरी 1 को मैं उठाता हूं, तो मेरे पास सबसे पहला सवाल है जिसका जवाब लिखा हुआ है कि बताएं उस दिन ह्यूमिडिटी कितनी थी। मौजूद है, मेरे पास आंसर मौजूद है उसका। मेरे पास दूसरा सवाल है कि विंड स्पीड कितनी थी, हाई थी, लो थी। मेरे पास तीसरा सवाल है टेम्परेचर कितना था। मेरे पास चौथा सवाल है कि व्हाट्सएवर जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। 5 क्वेश्चंस मौजूद हैं और हर दिन के पांचों क्वेश्चंस का मेरे पास आंसर मौजूद है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है ये वाली? इसका मतलब है 3 साल के 365 दिनों का डेटा मौजूद है। अब जनवरी 1 पे आते हैं दोबारा से। उन्होंने बोला कि भाई आपके पहले सवाल का जवाब ये है, आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है, आपके तीसरे सवाल का जवाब ये है, आपके चौथे सवाल का जवाब ये है और आपके 5वें सवाल का जवाब ये है। साथ में लेबल लगा हुआ है। लेबल का मतलब क्या है कि जनवरी 1 पे उन 5 चीजों की ये होने पे बताएं बारिश हुई थी या नहीं हुई थी, ये भी आपको पता है। मतलब आपको रिजल्ट भी पता है कि बताएं जनवरी 1 पे ये 5 चीजें थी और आपका आउटपुट क्या था। आउटपुट मतलब बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। ये पॉइंट समझ में आ गया? ये कहलाता है लेबल। ये क्या कहलाता है? लेबल। क्या कहलाता है? लेबल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लेबल कहलाता है। जनवरी 2 पे पहुंचे तो 5 सवाल है और बारिश हुई थी या नहीं हुई थी ये लिखा हुआ है। मतलब फर्ज करें फर्स्ट को हुई थी, सेकंड को नहीं हुई थी, तो जनवरी 1 के डेटे के बाद लिखा होगा यस, लेबल लगा हुआ होगा, और जनवरी 2 के डेटे के साथ क्या लिखा होगा? नो। इसी तरीके से ये तमाम डेटा मेरे पास मौजूद है लेबल के साथ। अगर लेबल के साथ आपका डेटा मौजूद हो तो ये कहलाती है सुपरवाइज लर्निंग। मैं अभी और बात करूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन चीज बता रहा हूँ। अगर आपका डेटा लेबल के साथ मौजूद हो, देखें मुझे ना आप 100 पिक्चर दे दें, 100 पिक्चर्स, और उसमें हर बंदे की पिक्चर्स 5-5 हो, तो टोटल कितने लोग हो गए? 20 हो गए। मुझे आप 100 पिक्चर्स दे दें रैंडम मिक्स करके और उसमें हर बंदे की 5-5 पिक्चर्स मौजूद हो, तो 20 हो गए लोग। सही है? ऐसा ही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 15 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में उन सारी पिक्चर्स को ग्रुप कर करके 20 ग्रुप बना दूंगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? बना सकता हूं मैं एक जैसी, मतलब पिक्चर देख के पहचानने में मुझे क्या मसला होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता होगा यार ये बंदा कौन है, ये बंदी कौन है, ये बंदा कौन है, ये बंदी कौन है, क्योंकि मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ। मेरी बात समझ में आ गई है? अब आप, मैंने 20-20 के ग्रुप बना दिए, सॉरी 5-5 के 20 ग्रुप बना दिए। अब मुझे आप एक नई पिक्चर दें, उन्हीं 20 में से किसी की पिक्चर हो, तो मैं पहचान सकता हूँ नहीं पहचान सकता? लेकिन क्या मुझे ये पता होगा ये बंदा कौन है या ये बंदी कौन है? मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, यार ये दिस पिक्चर बिलोंग टू दिस कैटेगरी।
एंड दिस पिक्चर बिलोंग टू दिस कैटेगरी एंड दिस पिक्चर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। मैं ये नहीं बता सकता उसको कि ये पिक्चर किस बंदे या बंदी की, हाँ ग्रुप की तरफ इशारा कर दूंगा कि ये उस ग्रुप से बिलोंग करता है। इज इट क्लियर नाउ? वहां पर मेरे पास लेबल मौजूद नहीं है, तो अगर लेबल मौजूद हो तो आप कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग है, अगर लेबल मौजूद ना हो तो आप कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग है। अभी मैं बात नहीं कर रहा कि कौन सी चीज कहाँ यूज होती है उसमें एल्गोरिथम, सिर्फ मैं आपको मेन डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में डेटा के साथ आपके पास इनपुट भी, लेबल भी मौजूद होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास डेटा के साथ साथ लेबल भी मौजूद होते हैं। लेबल एग्जैक्टली क्या है बेटा? देखो सेब है ना, सेब, सेब की पिक्चर दी और मैंने तुम्हें बता दिया सेब है। इसरार, तुम मशीन को सिखा रहे हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम मशीन को सिखा रहे हो। मशीन को तुम जो बताओगे वो वही, अगर आप सेब की पिक्चर देके बोल दो ये एप्पल है, सॉरी एप्पल कह रहा हूँ, मैंगो है, तो वो मशीन उसको पहचानेगी हाँ ये मैंगो है। मेरी बात समझ में आ गई? अभी मैंने इतनी लंबी स्टोरी सुनाई थी बारिश वाली, वो शायद आपने सुनी नहीं। बारिश वाली स्टोरी सुनाई थी मैंने कि जब आपके पास पास डेटा के साथ साथ, हाँ मैं बेटा अभी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो गई है थोड़ी सी। मैं दोबारा से बता देता हूँ सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। देखें, एक एक बंदा है जो कि सिर्फ ये प्रेडिक्ट करता है कि कैंसर है या नहीं है पेशेंट को। आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं, वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है? आप जवाब अभी यही दे रहे थे ना कि सर उसके पास पास डेटा मौजूद था, ऐसा ही है। सब लोग यही कह रहे थे ना, उसके पास सर पास डेटा मौजूद है, उसको पता है कि पहले ऐसे ऐसे बंदे आए थे। तो देखिए, अब फर्ज करिए मैं उसके पास गया, उसने मुझसे वो सिम्टम्स पूछे जो कैंसर प्रोडिक्शन में होते हैं, मैंने उसको वो सिम्टम्स बता दिए। हाँ अभी 2 मिनट है, मैंने उसको वो सिम्टम्स बता दिए। चल एक काम करते हैं, ये मीटिंग एंड हो रही है और बात इनकम्प्लीट रह जाएगी, तो हम लोग ज्वाइन करते हैं मीटिंग ब्रेक के बाद, ठीक है? क्योंकि बात फिर इनकम्प्लीट रह जाएगी, वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। तो हम जब ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे तो हम सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग को समझने की कोशिश करते हैं। और 20 मिनट्स का ही ब्रेक है, ठीक है? तो 4:40 तक आप लोग आ जाइए, 4:45 तक आ जाइए, ठीक है? 4:45 तक आ जाइए, ठीक है?